आराध्य देव के श्री चरणों में शत शत वंदन। मेरे जीवन नैया के कर्णधार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन। ज्ञान प्रेमी बंधुओं एवं बहनों, शुरुआत दो कहानियों से करूंगी। एक सपने से शुरू हुई थी ये इतिहास की कहानी। कभी कभी ट्रेजेडी के बीच एक सपना कैसे जन्म ले लेता है, यह कहानी कुछ ऐसी ही है। 1800 के आखिरी दिनों की बात है। जॉन रोबलिंग एक जर्मन अमेरिकन इंजीनियर एक दिन फेरी में ट्रैवल कर रहे थे। फेरी ईस्ट रिवर से जा रही थी। ईस्ट रिवर वो जो न्यूयॉर्क और ब्रुकलिन को अलग करती थी। ठंड का दिन था। अचानक मौसम खराब हुआ। नदी के साथ साथ लोगों की जिंदगी भी फ्रीज हो गई। फेरी रुक गई। लोग गुस्से में थे, डर में थे और थके हुए थे। और वहीं बीच नदी में फंसा हुआ जॉन रोबलिंग आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है, क्या हर बार लोगों को मौसम की मर्जी पे छोड़ना पड़ेगा? क्या इसका कोई परमानेंट सल्यूशन नहीं हो सकता? और तब उसके दिमाग में एक स्पार्क जली। मैं एक ऐसा ब्रिज बनाऊंगा जो कभी रुके नहीं, जो दो शहरों को हमेशा के लिए जोड़ दे। लोगों ने इस आइडिया का मजाक उड़ाया। ईस्ट रिवर का करंट, डेप्थ और अनप्रेडिक्टेबल फ्लो, ये सब इम्पॉसिबल कंडीशंस थे। लेकिन रोबलिंग के दिमाग में सस्पेंशन ब्रिज का एक क्लियर ब्लूप्रिंट तय हो चुका था। रोबलिंग ने इस ब्रिज को रियलिटी देने का प्लान बनाया, लेकिन इस सफर में कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं था। फिर वह अपने बेटे के पास गया और उससे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को शेयर किया। बेटा तैयार हो गया। बेटे का नाम था वॉशिंगटन रोबलिंग। वॉशिंगटन एक यंग न्यूली ट्रेन्ड इंजीनियर था और अब बाप और बेटे एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को पॉसिबल बनाने के लिए निकल चुके थे। कुछ ही समय बीता और पहली मुसीबत आ पड़ी। ब्रिज का सर्वे चल रहा था। एक दिन साइट पर एक फेरी का एक्सीडेंट हो गया, जिस फेरी में जॉन रोबलिंग यानी पिता का पैर क्रश हो गया था। इन्फेक्शन बढ़ा और कुछ ही हफ्तों के भीतर भीतर जॉन ने अपनी जान गंवा दी। दुनिया ने कहा प्रोजेक्ट अब खत्म हो चुका है, अब बचा ही क्या है। लेकिन वॉशिंगटन रोबलिंग ने कहा, यानी उसके पुत्र ने कहा, यह प्रोजेक्ट अब मेरा है, मैं इसे पूरा करके दिखाऊंगा। काम शुरू हुआ, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। वॉशिंगटन ने ईस्ट रिवर के अंदर केजेशंस बनवाए थे। ये अंडर वाटर रूम्स थे जहां से ब्रिज की फाउंडेशंस डाली जाती थी। लेकिन केजन के अंदर के हाई प्रेशर ने उसकी तबीयत बिगाड़ दी। उसे हो गया केजन डिजीज, यानी डिकम्प्रेशन सिकनेस। कुछ महीने के अंदर वॉशिंगटन ऑलमोस्ट कंप्लीटली बेडरिडन हो गए। बोलने चलने तक में दिक्कत होने लगी। सब कुछ लग रहा था थम गया, खत्म हो गया। और अब इस सीन में आती है एमिली रोबलिंग, वॉशिंगटन की पत्नी एमिली रोबलिंग।
वो एक इंजीनियर नहीं थी, लेकिन पति के सपने को पूरा करना अब उसका भी सपना बन चुका था। वॉशिंगटन अब भी अपने बेड से इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करते थे। एमिली उन्हें सुनती, क्रू मेंबर्स को जाकर समझाती, फिर क्रू मेंबर्स की बात को अपने पति तक लाने की कोशिश करती। यह काम उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वह इंजीनियर नहीं थी। अब इस काम को आसान बनाने के लिए उसने क्या किया? उसने घर पर बैठकर सिविल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, केबल कंस्ट्रक्शंस सब कुछ पढ़ा और थोड़े ही समय में वो उस ब्रिज की प्रोजेक्ट मैनेजर बन गई। लोग हैरान रह गए, एक औरत, वो भी 1800 की, 1800 के समय की ये बात है, एक औरत, और वो भी पूरे न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट उसको संभाल रही थी। एमिली ने 11 साल तक इस ब्रिज पर अपनी पूरी जान फूंक दी, बिना रुके। ब्रिज कंप्लीट हुआ 1883 में, 14 साल के बाद। 14 साल के बाद ब्रुकलिन ब्रिज कंप्लीट हुआ और ओपनिंग डे पर एमिली रोबलिंग सबसे पहले ब्रिज पर चली, हाथ में एक रूस्टर लेकर, जो उसके विजय और हिम्मत का प्रतीक था। यह कहानी एक संकल्प की कहानी है, यह कहानी एक डिटर्मिनेशन की कहानी है, और जब हमें संकल्प पूरा करना होता है तो सबसे पहले हमें सहिष्णु बनना होता है। मैंने सोचा आज मैं कुछ संकल्प के बारे में बताऊं, लेकिन फिर सोचा संकल्प की पहली शर्त है सहिष्णु बनना। तो इसीलिए आज मैंने विषय लिया, हम सहिष्णुता का विकास कैसे कर सकते हैं। क्योंकि संयम को, क्योंकि संकल्प को पूरा करने में सबसे पहले जो अपेक्षा होती है वो है सहिष्णुता की, और संकल्प को टूटने के लिए जो सबसे पहली अपेक्षा होती है वो होती है असहिष्णुता की। इन्होंने इतना बड़ा संकल्प को पूरा किया सहिष्णुता के दम पर, टॉलरेंस के दम पर। अब दूसरी कहानी। वर्षा का मौसम, नदी के किनारे खड़ा एक वृक्ष और उस पर लटके बया पक्षियों के घोंसले। बया एक तरह की पक्षी है, एक तरह के पक्षी है। आप जब बया के घोंसले को देखेंगे तो उसकी बेमिसाल कारीगरी पर मुग्ध हो जाएंगे। वो तृण तृण को जुटाकर इतना सुंदर, इतना मजबूत और आकर्षक घोंसला बनाती है जिसको आदमी भी आसानी से तैयार नहीं कर सकता, जितना यह छोटा सा पक्षी अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से तैयार कर देता है। ऊपर से बरसता पानी भीतर बैठे बया पक्षी को तनिक भी, थोड़ी सी भी, थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि उसकी कारीगरी ही वैसी है। एक समय की बात है, वर्षा का वेग अपने चरम पर था। इट वॉज रेनिंग एक्सट्रीमली हेविली, इट वॉज रेनिंग हेविली। फिर भी बया अपने घोंसले में सुखपूर्वक आराम से बैठी बाहर के मनोरम दृश्य का आनंद ले रही थी। और तभी उसका ध्यान, दृष्टि पड़ी कि डाल पर एक बंदर ठिठुर रहा है। उसके मन में दया जागी। उसने बंदर को कहा, हाथ तेरे, पांव तेरे, मिनक सरीखी देह रे, झोपड़ी तू छाए बंदर, ऊपर बरसे मेहरे। बंदर भैया, तुम्हारे हाथ है, पांव है और आदमी जैसा शरीर है, फिर भी अपने लिए एक सुरक्षित घर नहीं बना सकते। मुझे देखो, तुम्हारी तुलना में मैं कुछ भी न होते हुए भी मैंने सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था कर ली है, सुरक्षित जगह की व्यवस्था कर ली है।
बंदर के अहम पर उस बया पक्षी की यह सीधी चोट थी, किंतु कोई बुरी बात भी नहीं थी। बया ने सही कहा था, बहुत सही परामर्श दिया था, बहुत सही सजेशन दिया था, किंतु बंदर के ईगो पर लग गई। बंदर बोला, मूर्ख बया, शरीर से इतनी छोटी होते हुए भी पंडित जैसी शिक्षा दे रही हो मुझे। तुम्हारी औकात ही क्या है, अभी बताता हूं। असमर्थो गृहारंभे समर्थो गृहभंजने, यानी घर बनाने में मैं समर्थ नहीं हूं, किंतु घर तोड़ने और उजाड़ने में मैं जरूर समर्थ हूं। इतना कहकर बंदर ने बया के घोंसलों की ओर झपटा और उसे नोचकर नदी की धारा में फेंक दिया। दूसरी कहानी समाप्त होती है। भाइयों बहनों, जॉन रोबलिंग, वॉशिंगटन रोबलिंग और एमिली रोबलिंग ने कितना सहा और आखिरकार अपने सपने को, अपने संकल्प को, जो दुनिया के हित के लिए था, जो दुनिया के अच्छे के लिए था, उसे पूरा किया। और वहीं दूसरी तरफ है बंदर, जिसे बया पक्षी ने उसी के हित के लिए सुझाव दिया, लेकिन फिर भी उससे वह सुझाव बर्दाश्त नहीं हुआ और वह असहिष्णु बन गया और पक्षी के जीवन को भी खराब कर दिया। भाइयों बहनों, सफल बनने की कई कसौटियां हैं और उनमें से एक है सहिष्णु बनना, टॉलरेंट बनना। अब सहिष्णुता आखिर है क्या? इसको दो तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहला तरीका थोड़ा संकुचित है, थोड़ा सा कंप्रेस्ड है, और दूसरा थोड़ा सा एक्सटेंसिव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम आम भाषा में कहते हैं 50 बार कह दिया ना, तुम्हें अब भी समझ में नहीं आता। 50 बार कह दिया लेकिन तुम्हें अब भी समझ में नहीं आता। अब यदि हम संकुचित दृष्टि से देखें तो सामने वाला काउंट करने बैठ जाएगा, क्या वाकई उन्होंने मुझे 50 बार कहा है? और अगर थोड़ा एक्सटेंसिव यानी विस्तृत दृष्टि से देखेंगे तो इसका अर्थ है कई बार कह देना। संकुचित दृष्टि से देखेंगे तो सामने वाला शायद काउंट करने बैठ जाएगा, लेकिन विस्तृत दृष्टि से देखेंगे तो इसका कहने का अर्थ है कि मैंने कई बार कह दिया, तुम अब भी नहीं समझ रहे हो। ठीक उसी प्रकार से सहिष्णुता का कंप्रेस्ड यानी संकुचित अर्थ हुआ कि आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा हो जो आपको सही नहीं लग रहा हो, उसे अपने वचन में या काया में यानी स्पीच में या एक्शन में नहीं लाना, किसी तरह अंदर ही अंदर मैनेज कर लेना, ये सहिष्णुता का बड़ा ही संकुचित अर्थ है। वाणी में और एक्शन में नहीं लाना, मन ही मन उसको मैनेज कर लेना, यह सहिष्णुता का बहुत ही संकुचित अर्थ है। तो उसका विस्तृत अर्थ क्या है? उसका विस्तृत अर्थ या फिलॉसफिकल अर्थ क्या है? सहिष्णुता का विस्तृत अर्थ है, हम समझते हैं सहना, लेकिन सहिष्णुता का विस्तृत अर्थ है समझना। सहिष्णुता को हम जो कहते हैं सहना, लेकिन उसका फिलॉसफिकल और थोड़ा विस्तृत अर्थ होगा समझना। जी हाँ, सहने के अर्थ को यदि हम समझने के अर्थ में लेंगे तो हम अपने आप को सेल्फ टॉर्चर से बचा सकेंगे। अगर हम ये समझना शुरू कर दें कि हर सिचुएशन के पीछे कुछ ना कुछ कारण है
तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। हम जिस सिचुएशन को सह रहे हैं, अगर दिमाग में हम ये सोच लें कि हमें सहना नहीं है, उस सिचुएशन को समझना है, तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। There is cause and effect relation everywhere. Let me give you my friend's example. My friend example. मेरी फ्रेंड का नेचर बहुत जीलस और फन लविंग काइंड ऑफ है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो अचानक से गुस्सा करना शुरू कर देती थी। वो अचानक से लाउड बोलना शुरू कर देती है। अब एज यूजुअल किसी को भी ये हरकत अच्छी नहीं लगेगी, मुझे भी नहीं लगती थी। अभी बहुत अच्छी है, अभी बहुत आराम से मस्ती मजाक कर रही है, और अचानक से गुस्सा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं आता था, और बाकी लोगों को भी समझ नहीं आता था। लकीली एक दिन क्या हुआ, लकीली अ फॉर्चुनेट डे केम and I came across some numerology knowledge. And there, that numerologist was teaching about the compatibility between driver number and the conductor number. So basically, driver number is your birth date, and the conductor number is the total of your birth date and year. So driver number is your birth date and conductor number is the total of your birth date and year. So there what I got to know that whose date of birth is X, they would be very fun loving and all. But if they have Y as their conductor number, then they would suddenly become irritable or angry. And guess what? That was my friend's number. And from then onwards, it had been always easy for me to understand her. मुझे उसके उस नेचर का कारण पता चला कि इस कारण के चलते जो अंक विज्ञान है, उस कारण के चलते शायद इसके नेचर में ये कुछ वियर्ड सी चीजें होती हैं। उस समय मुझे समझ में आया कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। हमें किसी को सहना नहीं है, हमें समझना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आप सभी को देना चाहूंगी। इंडिया पाकिस्तान वॉर स्टेट जैसा माहौल बना। इसमें मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन एक इंफॉर्मेशन जो मुझे इससे रिलेटेड मिली थी वो ये थी कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने 8 से 10 महीने पहले ही इस महीने के अराउंड, यानी अप्रैल मई के अराउंड वॉर प्रेडिक्ट कर चुके थे। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स 8 से 10 महीने पहले इस महीने, मतलब अराउंड अप्रैल मई के समय, अप्रैल मई 2025 के अराउंड वो वॉर प्रेडिक्ट कर चुके थे। मतलब कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे ही थे। आप सोचिए ये जो वो वॉर हुआ, कितनी सच्चाई है, कितनी क्या है, लेकिन क्योंकि काफी लोगों से ये पता चला तो सच्चाई का अंश तो ऑफकोर्स मुझे लग रहा है, लेकिन मतलब इसके पीछे भी कोई कारण था, ग्रह नक्षत्र के कारण रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, थोड़े दिन पहले मैं एक साध्वी श्री जी के साथ कर्म फिलॉसफी डिस्कस कर रही थी। तब उन्होंने एक बहुत पते की बात कही कि जिस इंसान का आयुष्य बंध जाता है, यानी उसकी अगली गति बंध जाती है, कैसी भी हो सकती है, शुभ हो सकती है, अशुभ हो सकती है, जिसकी जैसी गति, तो अब वो उन्हीं निमित्तों को, उन्हीं टाइप के लोगों को या उन्हीं टाइप के सिचुएशंस को जो उसको उधर तक पहुंचा सकती है, उन्हीं टाइप के लोगों को और उन्हीं टाइप के सिचुएशंस को वो अपने जीवन में अब अट्रैक्ट करेगा, जो उसे उस गति में पहुंचाने में सहायक हो सकती है। अगेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
हम कई बार सोचते हैं ये समझता नहीं, ये समझ नहीं रहा। क्या पता उसकी गति बंद गई हो, क्या पता वो उसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा हो लाइफ में, उसी टाइप की सोच को, उसी टाइप के लोगों को। या अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ वो यह है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप काम करता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के पीछे ज़रूर कोई कारण है, हो सकता है अभी आपको पता नहीं हो, जब हमें पता चलेगा तब की तब बात है, लेकिन कारण है इतना तो समझ में आता है। इससे हम अपने आप को अननेसेसरी टॉर्चर से बचा सकेंगे, उस टॉर्चर से बचा सकेंगे। और जब हम समझ जाएंगे कि सिचुएशन के पीछे कोई ना कोई कारण है, तो उस सिचुएशन को या उस इंसान को हम शांति से चेंज करने की भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यदि हम ही असहिष्णु हो गए, यानी हम ही क्रोधित हो गए, उत्तेजित हो गए, तो हम जिस सिचुएशन को या जिस इंसान को बदलना चाहते हैं, जिसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, जिसको कुछ चेंज करना चाहते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा कंट्रोल हमारे खुद पर नहीं है। तो अब किसी भी सिचुएशन को या इंसान को सहना नहीं है, उसे समझना है। यदि कारण तुरंत समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, इतना समझ लेना है कि कोई ना कोई तो कारण जरूर है। और जब आप शांति में रहेंगे तभी आप कोई क्रांति कर सकेंगे। कोई भी बड़ी क्रांति शांति से ही संभव हो सकती है। तो अगर आपको व्यक्ति को या किसी सिचुएशन को चेंज करना है तो पहले आपका शांत रहना परम आवश्यक है। इट्स द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट। अब यदि आपकी आंखों के सामने कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम डील करेंगे ताकि हमारे दिमाग में सहिष्णु कैसे बनना है वो हमारे दिमाग में क्लैरिटी हो जाए। और सहिष्णुता के एक्चुअली कई डायमेंशंस हैं, कई डायमेंशंस हैं। तो हम कुछ और डायमेंशंस को अभी कवर करने की कोशिश करेंगे। अब यदि आपकी आंखों के सामने कोई बहुत प्रोग्रेस कर रहा हो तो क्या आप इंटॉलरेंट हो जाएंगे? सामने कोई बहुत प्रोग्रेस कर रहा हो तो क्या आप इंटॉलरेंट हो जाएंगे? जेलसी एक इंटॉलरेंट की ही भावना है, इंटॉलरेंस का ही रूप है। नहीं, आपको उस समय अपने आप को बस कहना है, अपने आप को समझाना है कि यदि कम्युनिटी को ग्रो करना है, सोसाइटी को ग्रो करना है, कंट्री को ग्रो करना है, तो वो केवल मेरे भरोसे तो ग्रोथ नहीं होने वाला ना। क्या केवल एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक डिजाइनर से दुनिया चल जाएगी? नहीं। वी नीड ऑल ऑफ देम इन एबंडेंस। ये स्वयं को समझा देंगे तो किसी के भी बेटे बेटी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डिजाइनर बनेंगे, तो हमारे भीतर जेलसी के भाव नहीं आएंगे, हमारे भीतर असहिष्णुता के भाव नहीं आएंगे। और ये बहुत जरूरी है। अब दूसरा एग्जाम्पल। अब यदि कोई आपका अपमान कर दे तो क्या आप इंटॉलरेंट हो जाएंगे? नहीं, हमें उस समय इंटॉलरेंट नहीं होना। यदि उस अपमान के पीछे आपको कोई रीजन न समझ आए तो कर्म फिलॉसफी तो समझ में आती ही है, ये मेरे पुराने बंधे हुए कर्मों के कारण है। यदि शांति से समझने की कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट अब कुछ तो बेटर कर पाएंगे। आप जिसके चलते आपको इंसल्ट बेयर करना पड़ा, अगर वापस उसमें कुछ रिएक्शन दिखाएंगे, असहिष्णु बनेंगे, तो ये विशियस साइकिल चलती रहेगी। ये विशियस साइकिल चलती रहेगी, ये नेवर एंडिंग बन जाएगी। अपने को कहीं पर फुल स्टॉप लगाना है। उसके लिए हमें
यदि कारण समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि पीछे कोई ना कोई कारण है। देयर इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन एवरीवेयर। समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मिनिमम इतना कारण तो समझ ही लीजिए कि कर्म फिलॉसफी तो है ही है। अब ये तो हुई अपमान की बात। अब यदि आपको कुछ ज्यादा ही मान या सम्मान मिलने लग जाए तो क्या आप इसको टॉलरेट कर पाएंगे या इनटॉलरेंट हो जाएंगे? आप सोच रहे होंगे कि अपमान को सहन करना, अप्रियता को सहन करना तो समझ में आता है, लेकिन मान सम्मान, कोई प्रेम कर रहा है, उसको सहन करने की बात समझ में नहीं आई, बात हजम नहीं हुई। बहुत आसान है। कई बार हम कई पब्लिक फिगर के लिए सुनते हैं ना कि कोई पर्टिकुलर स्टार हुआ या कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन हुआ जो फेम को नहीं झेल पाया। यानी जब फेम उसके जीवन में आया, जब स्टारडम आया, तो उसका ईगो बूस्ट हो गया, जिसके कारण उसके रिलेशंस औरों के साथ खराब हो गए और आखिरकार जो उसे प्राप्त था वो भी उसके हाथों से चला गया। तो इसीलिए जब हमारे फेवरेबल कंडीशंस होते हैं उसको भी सहन करना हमें आना चाहिए। उस समय मन को समझा दीजिए, दिस टू शैल पास, ये भी एक दिन बीत जाएगा, ये भी एक दिन बीत जाएगा। तो माइंड को कभी प्री सिचुएशन पॉसिबिलिटीज समझा दीजिए और कभी पोस्ट सिचुएशन पॉसिबिलिटी समझा दीजिए। अगर हम माइंड को प्री सिचुएशन पॉसिबिलिटी समझा देंगे या पोस्ट सिचुएशन पॉसिबिलिटी समझा देंगे तो हमें कुछ सहना नहीं पड़ेगा, हमें केवल समझना होगा। सहने से हम टॉर्चर करेंगे और समझने से हम मैच्योर बनेंगे। सहिष्णुता हमें मैच्योरिटी देता है, सहिष्णुता हमें कभी पेन न दे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। तो सहिष्णुता का अर्थ कोई गलत ना समझे, इसलिए सहिष्णुता के विस्तृत अर्थ को समझने की कोशिश करें कि विस्तृत अर्थ है जब हम दूसरे को समझने का प्रयास करने लग जाएंगे तब हम असली तरीके से, असली मायनों में सहिष्णु बन जाएंगे। अब आपको क्या लगता है, ये जो समझना समझाना ये इतना आसान है क्या? इस समझने समझाने के एपिसोड को काफ़ी सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, बहुत बार बात समझ में आती है लेकिन समझने की इच्छा नहीं होती है, समझ में आती है लेकिन समझने की इच्छा नहीं होती है और वहीं से हमारा क्रोध की अग्नि जल उठती है। तो इस समझने और समझाने के एपिसोड को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए महाप्रज्ञ जी ने कुछ प्रयोग इस पूरी दुनिया को दिया है। प्रयोग तो कई प्रयोग है, लेकिन शुरुआत में कुछ प्रयोगों से करना चाहूँगी और आगे आने वाले दिनों में मैं और प्रयोगों को आपके साथ शेयर करने का भाव रखूँगी। अब पहली बात जो समझने की है वह ये है कि सहिष्णुता या असहिष्णुता अकेले नहीं आती, वह किन्हीं चीज़ों से, हमारे कुछ हैबिट से कनेक्टेड होती है। तो सहिष्णुता का आहार से और तत्व से, आहार यानी जो हम भोजन करते हैं और तत्व यानी ये जो 5 तत्व है, फायर, एयर, स्पेस, अर्थ एंड वाटर, इससे भी संबंध है। सहिष्णुता का हमारे खाने से और इन 5 तत्वों से भी संबंध है। तो अभी हमें क्या ध्यान रखने की बात है? शारीरिक दृष्टि से लिवर या आंत ठीक से कार्य न करे तो असहिष्णुता आने की संभावना है। मतलब यानी आपके इंटेस्टाइन में और आपके लिवर में अगर प्रॉब्लम है तो चांसेस है कि आपके भीतर असहिष्णुता के भाव आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें फ्राइड आइटम्स हुए,
और भी जो चीज़ें हैं जो आप और भी रिसर्च कर सकते हैं, उन चीज़ों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। सेकेंडली बात थी 5 तत्वों की, यानी अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इनकी दृष्टि से देखें तो अग्नि तत्व या वायु तत्व, अग्नि तत्व या वायु तत्व जब बढ़ता है तो सहिष्णुता कम हो जाती है। शारीरिक दृष्टि से देखें तो लिवर और आंतों में जब प्रॉब्लम होती है तब असहिष्णुता बढ़ जाती है। और अगर तत्वों की दृष्टि से देखें तो अग्नि तत्व या वायु तत्व जब बढ़ जाता है तो सहिष्णुता की कमी हो जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ आहार में हम परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा मिर्च, मसाले, नमक, लहसुन, ये सारी चीज़ों से हम बचने का प्रयास कर सकते हैं। और बाकी आप रिसर्च करेंगे तो आपको और जानकारियाँ भी मिल जाएंगी। तो आहार में भी जो वायु और अग्नि को संतुलित करे, हमें वैसा आहार लेना चाहिए। इनको जो बढ़ाए वैसा आहार नहीं लेना चाहिए। तो मिर्च, मसाले, नमक, लहसुन, ये सबको हम अवॉइड कर सकते हैं, ज़्यादा मिर्च, मसाले, नमक, लहसुन। नेक्स्ट, अभी तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस किया। नेक्स्ट, जो दवा आपको आपके पेट को गर्म करती है, अगर आप उससे भी परहेज कर सकें तो करना चाहिए, नहीं तो पुनः असहिष्णुता की प्रॉब्लम दिक्कत दे सकती है। इसके लिए एक सल्यूशन जो महाप्रज्ञ जी बताते हैं बहुत ही सुंदर है। तत्व विद्या में जैसे कि मैंने बताया कि ये जो हमारे 4 फिंगर और एक थंब है वो 5 एलिमेंट्स को डिनोट करता है। तो इसमें जो सबसे छोटी उंगली है यानी लिटिल फिंगर है, वो जल तत्व का प्रतीक है। वो जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट को डिनोट करती है। तो अगर हम वाटर एलिमेंट, जल तत्व और अग्नि तत्व को, जल तत्व अग्नि तत्व को शांत करने वाला होता है, तो अगर हम इसका प्रयोग, आप देख सकते हैं, अगर हम इस मुद्रा का प्रयोग लगभग आधा पौन घंटा करें तो हमारे जो भीतर के अग्नि तत्व है वो थोड़ा शांत होगी, जिससे हमारी सहिष्णुता को बढ़ने में हेल्प मिलेगी। हम थोड़े से और टॉलरेंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाली मुद्रा दोनों हाथों से अगर आप आधी से पौन घंटे के लिए करें तो आपको लाभ दे सकती है। और भी कई प्रयोग है जैसे कि मैंने कहा, लेकिन समय आने पर उन सब चीज़ों से मैं आपको परिचित कराऊंगी। एक जो अंतिम प्रयोग है वो है रींग। रींग, एक बार रींग की माला, अगर सिंगल रींग की माला अगर आप निरंतर हर दिन फेरना शुरू कर दें तो वह आपके भीतर सहिष्णुता को जन्म दे सकती है। रींग की एक माला प्रतिदिन यदि आप फेरना शुरू कर दें तो वह आपके भीतर सहिष्णुता को जन्म दे सकते हैं। तो हमने कुछ फिलॉसफिकल चीज़ें जानी कि जिससे हम सहिष्णुता को या इनटॉलरेंट सिचुएशंस को हम अच्छे से डील कर सकें और अपने भीतर सहिष्णुता ला सकें। और हमने कुछ प्रयोग जाने, कुछ फिलॉसफिकल बात जानी और कुछ प्रयोग जाने। तो आशा करते हैं इन सबके कॉम्बिनेशंस के साथ आपके जीवन में सहिष्णुता आ पाएगी। लेकिन अंत में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि सहिष्णुता के विकास के लिए वही अपने कदम बढ़ा सकता है जिसके भीतर से निरंतर एक आवाज़ आती है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। जो कुछ बनना चाहता है वह सहिष्णुता की तरफ ज़रूर कदम बढ़ाएगा, बाकी गो विद द फ्लो हो जाएगा। तो चलिए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।